रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास 24 फरवरी को मैं और सबा दीवान, राहुल और मेरे कुछ दोस्त जेएनयू और जामिया से हम लोग निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में जॉइंट कमिश्नर पुलिस के साथ मिलने गए और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हम उनके सामने बैठे रहे। उस ड्यूरेशन का अंदाज़ा ऐसे है कि 2-3 बार कॉफ़ी हमने उनके साथ पी और उसमें हमने उनको कई व्हाट्सअप वीडियो कॉल्स दिखाई। लोगों ने अपनी खिड़कियों से कॉल किए, अपने बालकनी से कॉल किए और बड़ी मॉब वहाँ पर है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तलवार लहराई जा रही है और हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर यहाँ पर पुलिस भेजिए किसी तरीके से। लेकिन 1 घंटे के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि अब वो हमारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। लगभग उसी तारीख़ में मौजूद हैं जब ये दिल्ली दंगे चल रहे थे। तो मैं सिर्फ इस रिपोर्ट के अलावा 2-3 बातें जो सीधे सीधे हमको ये नज़र आता है कि एक तरफ तो हम उन लोगों की बातें कर सकते हैं जिस भीड़ को हम पहचानते नहीं। जिस भीड़ के बारे में ये बात हुई कि एक भीड़ आई हमारे दोस्तों ने जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खोया या ख़ुद ये झेला, तो कह रहे हैं कि एक भीड़ आई, उस भीड़ को हम पहचानते नहीं हैं। लेकिन इस पूरे दंगे में एक वो सिस्टम भी था जिसके सामने हम लोग लड़ रहे थे। मुझे याद है कि जब 24 तारीख को जब दंगे शुरू हुए तो मेरे तमाम दोस्त जो इस हॉल में भी मौजूद हैं, हम लोग जाफ़राबाद पुलिस स्टेशन और जाफ़राबाद के इलाक़ों में गए और ये कोशिश शुरू में ये थी कि किसी तरीके से बीच बचाव करके और वायलेंस को रोकने की कोशिश करी जाए। लेकिन वहाँ पर वायलेंस नहीं रुका। फिर ये मालूम चला कि कुछ लोग जो है वो वहाँ पर वायलेंस होने के चांस हैं, भीड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई है खुरेजी के इलाके में। तो खालिद सैफ़ी और अपूर्वानंद 24 तारीख की शाम में वो हम लोग कहीं और पर आए और ये दोनों लोग खुरेजी की भीड़ को मैनेज करने गए और वहाँ में जो रोड पे जाम था, बाकी चीज़ें थी, वो खुलवाई और खालिद सैफ़ी अगले दिन अरेस्ट हो गए जो अभी 5 साल से जेल में यूएपीए के कानून पे है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास 24 फरवरी को मैं और सबा दीवान, राहुल और मेरे कुछ दोस्त जेएनयू और जामिया से हम लोग निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में जॉइंट कमिश्नर पुलिस के साथ मिलने गए और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हम उनके सामने बैठे रहे। उस ड्यूरेशन का अंदाज़ा ऐसे है कि 2-3 बार कॉफ़ी हमने उनके साथ पी और उसमें हमने उनको कई व्हाट्सअप वीडियो कॉल्स दिखाई। लोगों ने अपनी खिड़कियों से कॉल किए, अपने बालकनी से कॉल किए और बड़ी मॉब वहाँ पर है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तलवार लहराई जा रही है और हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर यहाँ पर पुलिस भेजिए किसी तरीके से। लेकिन 1 घंटे के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि अब वो हमारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर साहब ने मिलने से अपना उसी दिन शायद ट्रम्प का आना था शाम के 7 बजे के आसपास और हम ये 9 बजे के आसपास मिले थे। तो जॉइंट कमिश्नर पुलिस हमारे साथ मिले। फिर उन्होंने कहा कि हम डीसीपी ईस्ट बहुत बिज़ी हैं, तो डीसीपी साउथ का नंबर आपको देते हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मैंने कम से कम नहीं तो 25 कंप्लेंट उनको भेजी होंगी कि यहाँ यहाँ पुलिस की ज़रूरत है, लेकिन कहीं पर कोई एक्शन नहीं हुआ। निज़ामुद्दीन से निकलकर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और ये हुआ कि हम लोग मनीष सिसोदिया को अप्रोच करते हैं। तकरीबन 10:30 बजे जो लोग पुलिस स्टेशन थे, सारे वो लोग हम लोग मनीष सिसोदिया के घर आए। हमने मनीष सिसोदिया के घर में बोला कि मैं हूँ, नदीम मेरा नाम है और मैं एक्टिव। बोले नहीं, हम जानते हैं, सबा को भी जानते हैं, राहुल को भी जानते हैं। हम लोग उनसे मिले तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, आप लोग कुछ करिए। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि नदीम, आई एम हेल्पलेस लाइक यू। फिर मैंने उनसे ये कहा कि आप कुछ ना करिए तो आप या अरविंद जी दोनों में से दोनों लोग या एक आदमी एक ट्वीट कर दीजिए कि हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पे जा रहे हैं, सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, कंट्रोल नहीं हो रही। तो जो बेसिक प्रोटोकॉल पुलिस देती है आपको एज अ स्टेट चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, तो उन इलाकों में शायद कुछ पुलिस आए। तो उन्होंने कहा नहीं, इट्स अ वेरी वाइल्ड आइडिया एंड आई एम नॉट रेडी टू बाई इट। बहरहाल हम लोग वहाँ से चले गए। रात के 2 बजे एलजी के घर के सामने कुछ लोग इकट्ठा हुए। वहाँ पर डीसीपी नॉर्थ को डीसीपी ईस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि वो घायल हो गए थे।
तो डीसीपी नॉर्थ को हम लोगों ने बात करी, उन्होंने कहा आप मेरा नंबर लेके जाइए, जहाँ भी कुछ होगा हम कोऑपरेट करेंगे। एक जगह 16 मैसेजेस में से एक जगह का रिस्पॉन्ड पॉजिटिव आया था और पुलिस का कोई रिस्पॉन्ड पॉजिटिव नहीं था। अल हिंद में उनके डॉक्टर से लगातार मेरी बात चल रही थी। जब शुरुआती फेस हुआ 24 मॉर्निंग आवर्स में, तो उन्होंने कुछ दवाएं मांगी और हम लोगों ने अलशिफा हॉस्पिटल की एक इमरजेंसी जो एम्बुलेंस है उससे कुछ काफ़ी सारी दवाएं उनको भेजी। फिर उन्होंने कहा कि बुलेट इंजरीज बढ़ रही हैं और हर कॉल पे बुलेट इंजरी बढ़ जाती थी। तो उसी ड्राइवर को हम लोगों ने वापस रिक्वेस्ट करी। मेरी वाइफ डॉक्टर है तो वो कुछ दूर तक वो भी गई उनके साथ में, और उसको हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि तुम जाके जितने पेशेंट लेके आ सकते हो लेके आ जाओ। लेकिन पुलिस ने उस पूरी गाड़ी को तोड़ा, उस ड्राइवर की पिटाई करी, और फिर जो गवर्नमेंट एम्बुलेंसेस थी वो भी नहीं गई। फिर उसके बाद सुरूर ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, कॉन्फ्रेंस कॉल कराई गई, वो एक बार दूसरा किस्सा है। तो इस पूरे सिस्टम में आप देखिए कि कैसे क्या क्या परेशानियां क्रिएट करी गई। 25 की शाम को हम सब लोग, पूरे दिल्ली की सिविल सोसाइटी, सारे दोस्त मिलकर हम लोग हर्ष जी के ऑफिस से ऑपरेट कर रहे थे। बार बार वहाँ से मैसेज आए कि 2 दिन तक तो से चल रहा था ये मामला और हमारे पास अब राशन की कमी है, खाना भिजवाइए। तो मुझे याद है कि सुरूर ने कुछ लाइनअप किया और मेरी जिम्मेदारी मैंने ली कि मैं 5,000 पैकेट खाने के बनवाता हूँ 1-2 घंटे में। तो कुछ मटर पुलाव, बिरयानी, वॉट एवर वी हैव गॉट इट, वो खाना गया, डीसीपी ने परमिट किया तब वो खाना बना, और उसके बाद खाना कश्मीरी गेट से आगे नहीं जा पाया। फाइनली वो खाना हमको बांटना पड़ा, फेंकना पड़ा, लेकिन वो खाना भी नहीं पहुंचा। पुलिस वो काम भी कर सकती थी लेकिन नहीं किया गया। फिर अगर हम देखें, हॉस्पिटल के बारे में बात हुई, एक नहीं बहुत लंबी लिस्ट है, और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ह्यूमैनिटी के सेवियर्स हैं। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल था, और उसमें बहुत ढेर सारे केसेस हमारे पास हैं जिनमें ओपन डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी के पेशेंट्स के साथ। और दिल्ली दंगा, जैसा कि हमको मालूम है कि हम जब दंगा कहते हैं तो दंगा कहने से थोड़ा हम हिचकते हैं, क्योंकि दंगों में फायर होती है, आग लगाई जाते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा दंगा था जहां सबसे ज़्यादा बुलेट का इस्तेमाल हुआ था। कोई भी टेस्टिमनीज देखें, किसी भी विटनेस से आप बात करेंगे, वो बुलेट्स की बात करेगा। तो बुलेट अगर इस्तेमाल इतनी बड़ी तादाद पर हो रही है तो बहुत ऑर्गेनाइज सेटअप होता है। इस पूरे दंगे में फिर एक ये कोशिश करी गई, बार बार दंगा दोहराना पड़ता है क्योंकि वो, इसमें कोशिश ये करी गई कि जो एक सपोर्ट सिस्टम इन विक्टिम्स के साथ खड़ा है उसको किसी तरीके से क्रश किया जाए, चाहे वो अदालतों में हो, चाहे वो एक्टिविस्ट के ऊपर केसेस हो, ताकि कोई भी रिपीटिशन अगर हो तो जो लोग पहले खड़े हुए थे वो वापस दोबारा सामने नहीं नजर आए। अब आप अंदाज़ा ये लगाएं कि जीटीबी हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो हम लोगों ने 2 वॉलंटियर हॉस्पिटल में लगाए, बाहर भी और अंदर भी। और अलशिफा हॉस्पिटल की एक वैन परमानेंट वहाँ लगाई कि अगर किसी के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वो थे जिनको बुलेट इंजरी थी, और डिलेड जो था वो ऑपरेशंस में डिले था, बुलेट रिमूव नहीं कर रहे थे। तो बहरहाल काफ़ी सारे पेशेंट्स हम लोग अलशिफा लेकर आए। जब दिल्ली 59 का चार्जशीट का आई, और चार्जशीट के पहले जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो अलशिफा हॉस्पिटल तक को नोटिस भेजा गया कि आपने पेशेंट क्यों मंगाया। तो अगली बार ताकि अगर जो है वो अलशिफा हॉस्पिटल जो है वो आए और इसके बारे में बात करे, या कोई दूसरा हॉस्पिटल अगर केस लेना चाहे या कोई भी सपोर्ट करना चाहे, तो सारे वो लोग जो विक्टिम्स के साथ खड़े थे, कोई सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें ज़्यादातर मामला उन लोगों के साथ किया गया ताकि कोई सिस्टम नहीं बन पाए। अब दूसरा एक, इस पूरे मामले में केसेस जिस तरह से बिल्ड हुए, इनिशियल डेज में जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, हम आज अगर देखें तो तकरीबन 18 साल आज पूरे होते हैं गुजरात दंगे के, और आज हम 5 साल पूरे कर रहे हैं दिल्ली दंगे के। दोनों में एक फ़र्क है, दोनों की पॉलिटिक्स से भी फ़र्क है। जो पॉलिटिकल सेटअप लोग जानते हैं, समझते हैं, वो इस पर बात करेंगे कि गुजरात दंगों में माया कोडनानी कुछ दिनों के लिए जेल गई, बाबू बजरंगी कुछ दिनों के लिए जेल गए, लेकिन इस केस में वो दिल्ली दंगों में कोई भी जेल नहीं गया।
और उसमें काफ़ी गलती हमारे उन कम्युनिटी के सो कॉल्ड लॉयर्स की थी, या वो जस्टिस के चैंपियन की थी, जो हर रोज़ सुबह शाम सोशल मीडिया में अपने इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। किसी एक भी प्रोसिक्यूशन के केस में उन्होंने सही से मेहनत नहीं करी और इंटरव्यूज कंटिन्यू देते रहे, लेकिन जो एफआईआर्स होनी चाहिए कोर्ट के जरिए वो एफआईआर्स नहीं हुई। तो नतीजा ये हुआ कि कोई भी केस आपको उस तरह का नहीं मिलेगा जिसमें किसी के आंख में गोली लग गई तो उसमें कुछ सज़ा हुई हो, जिसके किसी का हाथ कट गया हो उसमें कोई सज़ा हो, या किसी की जान चली गई। वो डेलिबरेटली एप्लीकेशंस को रोक के बैठा गया। तो इससे हमें ये लगता है कि अगर वो लॉयर्स अगर कुछ संजीदगी से काम करते और वो अगर अपना इंटरव्यूज़ की जगह कोर्ट रूम को जाते तो शायद कुछ नतीजे बेहतर आते। बहरहाल एक ये मसला है। उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, हम अक्सर दिल्ली के यूएपीए राइट्स के दोस्तों के बारे में बात करते हैं और मुझे लगता है कि 80% वो लोग मेरे दोस्तों में से हैं। उमर हैं, खालिद सैफ़ी हैं, या अतहर हैं, गुलफिशा हैं, या जो लोग छूट गए, या सलीम खान, सलीम मुन्ना, दूसरे लोग जो इस केस में हैं, शादाब है। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके ऊपर मल्टीपल केसेस लगे हुए हैं। सत्तार के ऊपर 21 केसेस हैं, शहनवाज के ऊपर 16 केसेस हैं, शाहरुख के ऊपर, एक दूसरा शाहरुख है उसके ऊपर 9 केसेस हैं, तनवीर के ऊपर 20 केसेस हैं, और दिलशाद एक लड़का है, एक लंबी तादाद है, मैं रैंडम नाम ले रहा हूँ, उनके ऊपर 21 केस हैं। जो जुडिशल कस्टडी में है वो तो फिर भी ठीक है, जो बाहर हैं उनकी ज़िंदगी ठहर गई है। हर रोज़ उनके केसेस की हियरिंग है, हर रोज़ उनके केसेस की हियरिंग है। तो वो कोई दूसरा काम करने के लायक बचे ही नहीं हैं। कोई भी उनके केसेस की रोज़ हियरिंग है, रोज़ हियरिंग है, रोज़ हियरिंग है। तो अब वकील भी थक गए हैं, विक्टिम भी थक गए हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो विक्टिम ही हैं बहरहाल, और इन केसेस में कोई प्रोग्रेस नहीं है। जहाँ तक यूएपीए के केसेस की बात करें, हम सबको मालूम है कि उमर मीरान एक एक्सेप्शन है जिनके ऊपर सिर्फ पहला एक जामिया का केस था, उनको शुरू में बेल मिल गई थी, फिर उन पे सीधे यूएपीए का केस लगाया गया। पहला केस उनका एक ही केस 59 का है। बाकी सारे जितने लोग यूएपीए में जेल में हैं उनके ऊपर मल्टीपल केसेस थे, और यूएपीए बाद में चेंज हुआ, 59 यूएपीए में कन्वर्ट हुई। उन सारे केसेस में सारे लोगों को 1 साल के अंदर बेल मिल गई। तो ये बात खुद दिल्ली पुलिस को बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि इन सारे लोगों को जेल मिल जाए, ये सारे केसेस में बेल मिल जाएगी, इसलिए वो यूएपीए डाला गया है। और यूएपीए में जो हाल है, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, लेकिन बार बार हम एक्टिविस्ट लोग जिस तरह से पुलिस रिफॉर्म या पुलिस की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो कम से कम इस केस में हमें वो बहस भी बात करनी पड़ेगी, या वो चर्चा भी करनी पड़ेगी। जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल और जस्टिस बम्बानी की बेंच ने पहले बेल दिया नताशा नरवाल, देवांगना कलीटा और आसिफ को। उसके बाद फिर उनके पास जब उमर की बेल आई तो उन्होंने सबसे पहला सवाल पहली हियरिंग में किया कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों लगाया। बहरहाल उन्होंने 6 महीने लोगों की बेल हियरिंग सुनी और उसके बाद ऑर्डर रिज़र्व किया। तकरीबन 1 साल ऑर्डर रिज़र्व रहा और जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल जो हैं वो मणिपुर के चीफ जस्टिस बन गए। कोई बातचीत नहीं कि 1 साल आप ऑर्डर रिज़र्व करके बैठे रहे। जस्टिस केत आए, उन्होंने सुनवाई करी इस पूरे यूएपीए में जो लोग जेल में हैं उनकी, और उसके बाद वो मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र हो गए। और वहाँ पर उनसे किसी ने ये सवाल, मुझसे ख़ुद ये बात खालिद सैफ़ी ने कही कि यार मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा कि जो जज 1.5 साल तक हियरिंग कर 1 साल तक हियरिंग कर रहा है और 1 साल से 1.5 साल के बीच में ऑर्डर रिजर्व करके रखता है, और जब वो भोपाल जाता है तो उससे कोई जर्नलिस्ट सवाल करता है कि आपने खालिद सैफ़ी और इनका केस सुना था, तो वो कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने सुना था कि नहीं सुना था। अब ऐसे में हम क्या उम्मीद करें। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है या पूरे दिल्ली रॉयट के दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात है, तो जो FIR 59 की जो चार्जशीट है, मैं भी इंट्रोगेट हुआ हूँ उसमें, कोई एक्यूज़ हूँ। तो बहरहाल तो उस चार्जशीट में एक जगह मेंशन होता है कि हमने कपिल मिश्रा को बुलाया और उनसे पूछताछ करी। तो कपिल मिश्रा से हमने पूछा कि क्या आप जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में गए थे और आपने वहाँ पर लोगों को एड्रेस किया था। कपिल मिश्रा ने कहा हमने एड्रेस नहीं किया था, हमने कोई भी बात नहीं करी थी। जो आपने देखा और सुना होगा कि वो कह रहे थे कि जब ट्रंप यहाँ से चला जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि जो है हमने कोई ऐसी बात नहीं करी और हमने कपिल मिश्रा को जाने दिया। अब
पॉलिटिक्स इन पूरे 5 सालों में ये है कि इस दिल्ली की तहजीब और ज़बान, कल्चर और लैंग्वेज और कानून, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी नई भाजपा सरकार ने कपिल मिश्रा को दी है। तो आने वाले दिन हमारे लिए इंसाफ की लड़ाई में कितने सख्त होंगे ये हमें अंदाज़ा होना चाहिए। बहरहाल दिल जो है वो नाउम्मीद नहीं है, नाकाम है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की इस मीटिंग की शुरुआत जब जॉन दयाल साहब ने ये कहा था कि सज्जन कुमार को 41 ईयर्स के बाद जेल भेजा गया लाइफ टर्म में, और सरदारों को 41 साल के बाद इंसाफ मिला है, तो हम भी ये मान के चल रहे हैं कि ये लंबी है गम की शाम, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और जब इंसाफ मिलेगा तो सीसीजी की इस रिपोर्ट का और मदन लोकुर साहब का और पिल्ले साहब का, बनर्जी साहब का और उनकी पूरी टीम का, अशोक जी का, उस वक्त हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।